ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब तक हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा है वो जान लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों को जाननी थी एटम की स्ट्रक्चर। एक्चुअल में डाल्टन के अकॉर्डिंग तो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या था? एटम था। लेकिन बाद में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया जिसमें पता चला कि भाई एटम से भी कुछ छोटा हो सकता है, और उनको क्या नाम दिया गया? जो एटम से छोटे हैं उनको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, मैंने बताया था लगभग 35 हैं। लेकिन इनमें से जिस एटम जो है वो मेनली 3 पार्टिकल से बना है और उनको बोला गया फंडामेंटल पार्टिकल्स, और वो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमें इसकी डिस्कवरी हम लोग कर चुके थे। अब हमें क्या देखना है कि एक एटम के अंदर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं कि क्या कहाँ इलेक्ट्रॉन होगा एटम में, कहाँ प्रोटॉन होगा, कहाँ न्यूट्रॉन होगा, ये अब हमें जानना है। तो याद रहे कि हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, इवन एटम ही बहुत छोटा है। तो अब इनकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर, कि मैं आप लोगों को एटम लेके आऊं और एटम को दिखा दूं कि ले भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन, यहाँ न्यूट्रॉन है, वो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्योंकि रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं, इसलिए इस एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने मॉडल्स दिए हुए हैं। तो क्या प्रपोज किया गए हैं? मॉडल्स। तो अब हमें सिर्फ यही है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जानने थे, फिर वो कौन कौन से फंडामेंटल हैं, और फिर उनकी अरेंजमेंट क्या है एटम के अंदर। वो एक्चुअल अरेंजमेंट तो नहीं पता चलती हमें, हम लोग तो उससे मिलती जुलती जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं उसके बेस पे हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ है, प्रोटॉन यहाँ है, न्यूट्रॉन यहाँ है। तो उसके बेस पे मैंने बताया था, मॉडल्स की डेफिनेशंस आपको बताई थी कि ये रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है। ठीक है, तो डिफरेंट मॉडल्स दिए गए टाइमली। पहले आया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, मैंने करवा दिया, पता चला ये सही नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता। फिर हमने किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या किया था हमने? रदरफोर्ड्स मॉडल। तो जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी है, या ये कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसने पहली बार न्यूक्लियस बताया, भाई सेंटर में न्यूक्लियस, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। पर इसमें भी कुछ गलतियां थी। अब उन गलतियों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, और वो प्रॉपर्टीज क्या हुई जो इन द मीन टाइम, पहले आया रदरफोर्ड, फिर आएगा बोहर, उसके बीच में ऐसी क्या स्टडीज आ गई जिसकी वजह से हमने रदरफोर्ड को डिस्कार्ड कर दिया, रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया, क्यों यूज में नहीं लेके आए। तो वही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर। जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें आप लोगों को आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और साथ में वेव्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई था। ठीक है, वो जस्ट एक ऐसा वीडियो था जो सिर्फ आपकी कुछ कंसेप्ट के क्लियर करेगा, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है कि क्या डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से बोहर मॉडल आया। ठीक है, ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई वो नहीं थी, वो तो यूज होंगी वो टर्म्स, तो इसलिए वो टर्म्स बताई थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों रदरफोर्ड मॉडल को तो रिजेक्ट कर दिया गया और बोहर मॉडल को स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो क्या क्या ऐसी डिस्कवरीज हुई, क्या क्या ऐसी स्टडीज हुई जिनकी वजह से हम कह रहे थे भाई ये तो इसमें तो ये चीज गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एक तो ये, और फिर इसकी लिमिटेशंस हम बताएंगे, फिर इन लिमिटेशंस को दूर करेंगे और नई थ्योरी आएगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
तो जानते हैं, पहले तो जो मैंने लिखा है वो आप लोग देख लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म थोड़ी देर बाद बताऊंगा, वेव आप लोगों को बता चुका हूं, फिर से बता देंगे, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो यहां पर वेव आप लोगों को पता है, और दिस इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अब ये हम लोगों ने पढ़ना है। तो इसमें एक रेडिएशन टर्म है जो आपको जानना है। मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूं, देन वी विल स्टार्ट द थ्योरी। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को क्या जानना चाहिए कि रेडिएशंस क्या होती हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस को रेडिएंट एनर्जी भी बोला जाता है, रेडिएंट एनर्जी। तो आप लोग समझ लें, रेडिएशंस कुछ नहीं है, एनर्जी है। ठीक है, तो अभी पहले रेडिएशंस को समझ लेते हैं। आप लोगों को ऐसे समझो कि मान लो कि कहीं पे कुछ चीज जल रही है, तो आप उसके थोड़ा सा नजदीक गए तो आपको उसको बगैर टच किए, बगैर देखे ही पता चल गया कि हाँ वहां पे कुछ चीज जल रही है, क्योंकि वहां से कुछ रेडिएशंस निकल रही थी जो आपकी बॉडी फील कर पा रही थी। ठीक है, तो जो एनर्जी किसी भी सोर्स से निकले, या तो वो वेव की फॉर्म में निकलेगी या पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलेगी, उन्हीं चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिएशंस बोलते हैं। तो व्हाट आर दी रेडिएशंस। रेडिएशंस हैं रिलीज ऑफ एनर्जी बाय एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से जब एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ वेव्स, या तो वेव्स की फॉर्म में निकलेगी वो एनर्जी, और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, या फिर पार्टिकल्स की फॉर्म में। पार्टिकल्स आर नोन एज रेडिएशंस और रेडिएंट एनर्जी, उसको बोला जाता है रेडिएशंस या फिर रेडिएंट एनर्जी। क्लियर है, जैसे कि लाइट हम तक पहुंची तो हमें दूर से ही पता चल गया ये बल्ब जल रहा था, क्योंकि वहां से कुछ रेडिएशंस एमिट हो रही थी, और वो रेडिएशंस जो है एनर्जी की फॉर्म में हम तक पहुंची, उस सोर्स ने उनको शूट किया, आगे की तरफ छोड़ दिया। ठीक है, तो ये दो फॉर्म में चली, या तो रेडिएशन वेव्स की फॉर्म में या स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में अगर कोई चीज चलती है तो उसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं, रे। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बाद में कंक्लूड कर देंगे हम लोग जब ये दोनों थ्योरीज पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रह सकता है। तो पहले मैं रे बताता हूँ, रे को समझ लें। जैसे मैंने आप लोगों को ये तो एक सिंपल बात बताई, जैसे ये हमारे पास एक कैंडल है, कैंडल जल रही है, तो इससे क्या निकल रही है, कुछ एनर्जी निकली है। तो वो जो एनर्जी निकली है वो क्या हो सकता है, वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ऐसे चल सकती है। ठीक है, ऐसे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में चल सकती है, या फिर वो वेव की फॉर्म में, मतलब क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में चल सकती है। क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जब कोई भी चीज चलती है तो उसको बोलते हैं वेव्स। और वेव्स भी खासकर कौन सी थी, ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी वेव्स हैं ये, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई चीज ले लें, लाइक वाटर ही ले लेते हैं। ठीक है, ये वाटर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, आपने इसमें कंकड़ डाला तो देखोगे कि जो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स एक बार ऊपर जाएंगे, ठीक है, एक बार फिर नीचे आएंगे, ये वाटर पार्टिकल्स हैं, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए। लेकिन जो वेव है, वेव की डायरेक्शन अगर आप देखें वो ये इधर चल रही है, लेकिन ये वेव की डायरेक्शन है, वेव की डायरेक्शन तो ये है। और जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, मतलब 90 डिग्री एंगल पे, वो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उससे 90 डिग्री एंगल पे वो ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही तो जा रहे हैं ना, वेव तो ऐसे ही होगा। जैसे आपने कंकड़ डाला तो क्या होगा, वो जहां पे आपने कंकड़ डाला दैट इज अ सेंटर, तो उससे दूर जा रही है वेव, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स हैं वो उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं।
तो उन वेव्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम ट्रांसवर्स वेव्स। क्या बोलते हैं उनको? ट्रांसवर्स वेव्स। तो ज्यादातर ये क्या करती हैं, जो वेव्स जो चलेंगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन फॉर्म ऑफ वेव्स जो रिलीज हुई है, वो कौन सी वेव्स है? ट्रांसवर्स वेव्स है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे रे। तो रे क्या है? अगर मान लो मैं ये 2 पॉइंट ले लूं और 2 पॉइंट को मिला दूं, ऐसे दोनों तरफ एरो लगा दें, इसका मतलब आप इस दोनों तरफ क्या कर सकते हो? इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। बढ़ा सकते हो ना, इसको यहां से यहां पे, इसको यहां से यहां पे, तो यू विल कॉल इट अ लाइन। इसको लाइन बोला जाएगा। पर अगर मैं क्या करूं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के और एक ही डायरेक्शन में इसको एक्सपेंड करूं, तो इसको क्या बोला जाएगा? रे। तो क्या बोलते हैं इसको? रे। तो रे क्या है? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच मूव्स लीनियरली, जो लीनियरली मूव करे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इज नोन एज रे। उसको रे बोला जाता है। ठीक है, जो लीनियरली चले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसको रे बोलते हैं। ठीक है, जो रेज हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट्स, मतलब रेज की फॉर्म में कोई चीज कब चलेगी? जब वो पार्टिकल नेचर होगी, जब वो पार्टिकल की फॉर्म में। ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मेरे पास ये एक चौक है, मैंने इसको आगे की तरफ प्रोपेगेट कर दिया, इसको प्रोपेगेशन बोलते हैं, आगे की तरफ इसको धकेल दिया, शूट कर दिया, तो ये क्या चला? लीनियरली नहीं चला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये किस फॉर्म में चला है? रे की फॉर्म में चला है। तो ये रे की फॉर्म थी अगर वो पार्टिकल है, और अदरवाइज रेडिएशंस जो है वो वेव कैरेक्टर होगा। अगर वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलते हैं तो वो वेव्स होती हैं। तो रेस रिप्रेजेंट्स the particle nature of radiations। वो रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, अब आती है वेव्स। वेव्स क्या है? यही लिख देता हूं वेव्स, वैसे आप सबको पता ही होगा। वेव्स एनीथिंग विच मूव्स इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट and trough is a wave, उसको वेव बोलते हैं जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चले ऐसे। तो उसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं क्या? दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज द ट्रफ। तो वो क्या है? वेव। क्लियर है? तो वेव क्या है? जो क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में चले। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं पहले ही कि जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशन जनरली हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो लाइट रेडिएशंस यूज करेंगे, लाइट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि वैसे तो हीट एनर्जी की फॉर्म में भी था ना, मैंने बोला कहीं आग लगी हुई है तो जो रेडिएशंस आ रही है वो हीट एनर्जी आ रही है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पर जो स्टडी करने वाले हैं वो लाइट यूज करने वाले हैं। समझ गए? लाइट यूज करेंगे। जैसे मान लो कहीं पे साउंड हो रही है और वो साउंड हम तक, हमारे कानों तक पहुंची, तो दैट इज अ साउंड एनर्जी। वो भी एनर्जी ही आ रही है, तो रेडिएशंस आ रही है। अब वो स्ट्रीम भी आ सकती थी और वो किस फॉर्म में भी आ सकते थे? वो आपको वेव की फॉर्म में भी मिल सकते थे। समझ में आ गई होगी बात? ओके, तो क्या पता चला कि जो रेडिएशंस हैं उनकी दोनों नेचर है, वेव भी स्ट्रीम भी। लेकिन इन अर्लियर स्टडीज, अब वापस आ रहा हूं, अब धीरे धीरे मैं अपनी थ्योरी पे पहुंचूंगा। रेडिएशंस होपफुली आपको क्लियर है, रे भी क्लियर है। अच्छा, ये बात और जान लो, मैंने क्या बताया कि भाई जो लाइट है, लाइट रेडिएशंस हैं, वो हमेशा उनकी दो नेचर मिलेंगी, ड्यूअल बोलते हैं। वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। लेकिन जो अर्लियर स्टडीज थी, इन most of the earlier studies
studies the particle nature of radiations was considered। ठीक है, ज्यादातर जो पहली जो स्टडीज थी, जो बहुत पहले स्टडी हुई, खासकर न्यूटन के युग में, जब न्यूटन थे उस टाइम पे ज्यादातर जो स्टडीज थी उनमें पार्टिकल नेचर कंसीडर किया गया था। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल नेचर थी, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस was explained by Newton। न्यूटन ने ये एक्सप्लेन की थी कि न्यूटन ने बताया कि भाई जो रेडिएशंस हैं उनकी पार्टिकल नेचर है, ये न्यूटन ने दिया। कैसे दिया? न्यूटन इन फॉर्म ऑफ वाज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन इन फॉर्म ऑफ न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। न्यूटन की कॉर्पुस्कुलर थ्योरी है जिसमें हमने देखा कि रेडिएशंस किससे बने हुए हैं? पार्टिकल से। मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेडिएशंस आर consisting of particles, जिनको क्या बोलते हैं? We call them corpuscles। These are the corpuscles। किससे बने हुए हैं? corpuscles से। corpuscles ही particles होते हैं, ऐसा उसने बोला, और इसीलिए उसने कौन सी थ्योरी दी थी? न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। ठीक है, अब इस थ्योरी के बेस पे अब क्यों दी उसने, क्यों पार्टिकल नेचर? अब तुम लोग कहोगे सर उसने बोल दिया और हमने मान लिया, हम कैसे कहें? तो याद रहे क्यों दी थी उसने ऐसी थ्योरी, बिकॉज पहले इसको बता दें, दिस थ्योरी was able to explain, was क्या आज भी है, is able to explain the properties of radiations like कौन सी प्रॉपर्टीज है रेडिएशंस की? लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज को वो एक्सप्लेन करता है। और मोस्ट ऑफ अर्लियर स्टडीज जो पार्टिकल्स हैं, वो रेडिएशंस जो हैं वो पार्टिकल से बनी हैं, ऐसा न्यूटन ने बोला। और क्योंकि वो न्यूटन एरा था इसलिए ज्यादातर स्टडीज में पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया गया और खासकर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टडी किया गया। तो क्या है? तो पहले रिफ्लेक्शन मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूं आप लोगों को। रिफ्लेक्शन क्या? जैसे मान लो ये कोई एक सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस से ये लाइट आई, रे आई, याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगर पार्टिकल है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है, लीनियरली चलेगा, तो लीनियरली चल रहा है। तो ये रे है, ये रे स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज रिफ्लेक्शन। और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो आई थिंक सभी को पता ही होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट या रेडिएशंस एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती हैं तो दे गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जैसे मान लो ये है कोई भी एक, ये है लाइट मीडियम, ये है डेंस मीडियम, यहाँ से ये है परपेंडिकुलर, यहाँ से लाइट इस पे डाली तो ये लीनियरली मूव कर रही है, तो इट गेट डेविएटेड, ये डेविएट हो गई अपने पाथ से। इसको जाना था तो ऐसे सीधा, पर ये क्या होगी? अपने पाथ से डेविएट हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जैसे आप लोगों ने ये 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो पेंसिल है
पेंसिल को अगर मान लो पानी में रख दो तो पता चलता है कि वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखती है, आप लोगों को साइज भी बड़ा दिखता है। उसकी वजह क्या है कि जो लाइट आपके पास लाइट मीडियम से आ रही थी वो डेंस मीडियम में जाके गेट डेविएटेड, वो डेविएट होगी अपने पाथ से और उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज आप लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑन बेसिस ऑफ किसके, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अगर आप इनको पार्टिकल्स मानते हो तो ये भी रे है, रे मैं पहले ही बता चुका हूं, दे आर नथिंग बट रिप्रेजेंट द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशंस। लेकिन बट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, अब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं अपनी जो मुझे आज आपको पढ़ाना है, बट अकॉर्डिंग टू बट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द properties like diffraction and interference cannot be explained by, किससे एक्सप्लेन नहीं हो सकती हैं, cannot be explained by particle nature of radiations, तो एक बार मैं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को समझाऊं उससे पहले आप लोगों को ये मैं पूरी लाइन कर देता हूं, नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड हेंस न्यूटन्स corpuscular theory was discarded, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, भाई रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये डिस्कार्ड कर दी गई क्योंकि वो ये दो प्रॉपर्टीज और भी है जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, बट वो धीरे धीरे समझ में आएगी, अभी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए वो बाद में 12th क्लास में और इवन 11th क्लास में भी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी मैं वहां पे आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए हम लोग सिर्फ इन दो को जानते हैं, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो नोट में लिख देते हैं, पहले नोट में ही एक्सप्लेन कर देंगे। डिफ्रैक्शन ये शायद आप लोगों में से पहले किसी ने ना पढ़ी हुई हो, इसलिए मैं इनकी डेफिनेशन भी बता देता हूं। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड a corner of an object placed in their path। जो लाइट के पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया तो वहां जाके जो लाइट है वो बेंड हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं मान लो इसकी परछाई बनाऊं और लाइट डालूं तो एग्जैक्ट इस साइज की नहीं बनती है, वो इससे बड़े या छोटे साइज की बनती है डिपेंडिंग ऑन के पोजीशन क्या है कि नहीं। तो वो जो बेंडिंग होती है, जो लाइट आती है वो क्या हो जाती है, जब इस ऑब्जेक्ट के पास आएगी तो इसके कॉर्नर पे जाके वो बेंड हो जाती है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में। तो देखते हैं, मान लो ये एक्चुअल में ये सबसे पहले 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 1801 में उन्होंने इस चीज को बताया था कि उन्होंने देखा कि यहां पे एक स्क्रीन रख देते हैं और यहां से हम लोगों ने कोई सोर्स रख दिया। भाई ये सोर्स ऑफ लाइट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग रेडिएशंस, बहुत सारी टाइप की रेडिएशंस हैं, पर हम लोग सिर्फ कौन सी रेडिएशंस यूज करेंगे, लाइट रेडिएशंस वी विल यूज। ठीक है, वी विल यूज दी लाइट रेडिएशंस। तो यहां से लाइट निकली। अब मान लो कि इस स्लिट से, स्लिट समझते होगे, दिस इज स्लिट, स्लिट इज नथिंग बट सम होल, एक होल इसमें कर दिया गया है जिसकी वजह से इसमें से लाइट पास होगी। अगर तो लाइट की पार्टिकल नेचर होती तो क्या होता, यहां से रेडिएशन से जाती। ओके, वी कैन यूज अ डिफरेंट चॉक फॉर इट।
यहां से लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती, अगर तो वो किससे बनी हुई होती जी, बताओ? अगर तो वो बनी हुई होती किससे? पार्टिकल से। अगर उसकी पार्टिकल नेचर होती, कुछ लाइट इस स्लिट से जाती और ऐसे दी जाती, और सिर्फ आपको ब्राइट स्पॉट यहां पे मिलता कि नहीं? दो ब्राइट स्पॉट। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन मिलता आपको बीच का, ये पोर्शन आपको कैसा मिलता? ये डार्क मिलता। अगर तो डार्क मिलता, अगर हम लोग क्या मान लेते? इफ वी कंसीडर दिस लाइट एज पार्टिकल नेचर, लाइट की हम लोग पार्टिकल नेचर लेते। पर क्या ये एक्चुअल में ऐसा होता है? एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता है। एक्चुअल में आप लोग देखेंगे कि कैसा होगा, मैं यहां पे बना रहा हूं, वही सेम चीज हमने ले ली। असल में दिस शुड बी ऑब्जर्व व्हेन द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशंस इज कंसीडर्ड। जब हमने रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया तो वी शुड ऑब्जर्व लाइक दिस। बट ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे डार्क नहीं मिलता है, हमें यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेव्स मिलती हैं। असल में क्या होता है, जब लाइट यहाँ से पास होती है तो वो क्या होती है, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं स्लिट को, थोड़ा सा नीचे, ठीक है? तो ये जो लाइट है ये यूं चलती है, ठीक है? इट गेट डेविएटेड। देखो लाइट यहां से आ रही थी तो ये क्या होगी, जैसे ही इस ऑब्स्टेकल के पास आई तो ये क्या होगी, इट गेट डेविएटेड। दिस इज नॉट दी रिफ्रैक्शन। ये मीडियम तो सेम ही है, यहां भी एयर थी, यहां भी एयर थी, तो दोनों में सेम चीज चली है, तो डिफ्रैक्शन नहीं है। क्या हुआ, जब कोई ऑब्स्टेकल बीच में आया तो उसके कॉर्नर से वो क्या होगी, डेविएट होगी। तो यहां से ये भी डेविएट हो गया, ऐसे ही ये यहां से डेविएट हो गया, ये यहां से डेविएट हो गया। तो आप देखेंगे कि यहां का जो पोर्शन जो यहां पे डार्क था, क्या यहां पर डार्क रहा? क्या यहां पे भी लाइट आ रही है? तो ये डार्क नहीं रहा, यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ रोशनी मिलेगी। तो ये क्या है, ये है डिफ्रैक्शन। सो दिस इज कंसीडर्ड ओनली, दिस इज द डिफ्रैक्शन, ये है डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन आप लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे, व्हेन यू विल यूज द वेव नेचर। ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, जब लाइट की कैसी नेचर हो, वेव नेचर। अदरवाइज हो सकता है क्या? नेवर, इट कैन नेवर हैपन। तो ये असल में कैसे हुआ है, मैं आप लोगों को वैसे सिर्फ एक स्लिट से बता देता हूं। तो यहां से जब लाइट गई तो वो वेव की फॉर्म में चलती है ऐसे, तो इट मूव्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। तो वो वेव्स की फॉर्म में चलती है, यहां से यूं वेव्स की फॉर्म में। क्लियर है? और ये चीज एक्सप्लेन की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से। ठीक है, ये तो हो गया डिफ्रैक्शन, आ गया समझ में डिफ्रैक्शन। तो एक चीज होगी, दूसरा था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज वेरी सिंपल। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ ओवरलैपिंग भी कह सकते हो, और अगर ओवरलैपिंग समझने में प्रॉब्लम है तो आप कॉम्बिनेशन कह सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स इज नोन एज इंटरफेरेंस। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें तो वो क्या होती है, या कंबाइन करें एक दूसरे से, उसको बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, ये भी फोटो बना के। मान लो कि मेरे पास ये एक वेव है, ये एक वेव ले ली हमने। एक तो कहना इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वेव्स आप लोगों को मैंने पहले भी बताया। ये हमने एक और वेव ले ली है, आप लोग, मैं बोल रहा हूं एक और, बट दिस इज अ वेव। एक क्रेस्ट एक ट्रफ इज अ सिंगल वेव। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगी, ओवरलैप कर गई। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये है हमारे पास, ये मान लो कि दोनों ओवरलैप करने के बाद ये फाइनल वेव बन गई। ठीक है, ये फाइनल वेव बन गई। कैसे हुई है मैं चेक करके आपको बताता हूं। देखो क्या हुआ, हमने ऐसे एक वेव तो ये ली, और दूसरी वेव जो ली वो ये वेव ली। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर गई, मतलब इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे, इसका ट्रफ इसके ट्रफ पे।
आ गया और फाइनल वेव ये बन गई अब हमारे पास। जब दोनों कंबाइन हुए तो इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो क्या होता है कि हमने देखा कि जब दो वेव्स आती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ या घट जाता। अगर पार्टिकल नेचर होती तो क्या होता, मान लो कि ये तुम्हारे पास एक रे है, ये एक रे है और ये आपके पास दूसरी रे है, तो क्या इसकी वजह से कोई एम्पलीट्यूड बढ़ता घटता दिखाई देता क्या? तो आप लोग कहते हैं नहीं सर, ये तो सिंपली ऐसे ही आ जाती। तो कुछ एम्पलीट्यूड बढ़ता या घटता? तो नहीं घटता। तो दिस इज द इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में क्या होगा, इस देखो दो टाइप का इंटरफेरेंस होता है। एक तो वो जिसमें एम्पलीट्यूड याद होगा, हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक है, डेप्थ ऑफ ट्रफ ले सकते हो या हाइट ऑफ क्रेस्ट, इसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड आप लोगों ने डीजे वीजे में देखा होगा ना, वो एम्पलीफायर लेके आते हैं। एम्पलीफायर से क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड ही बढ़ाते हैं। तो एम्पलीट्यूड कब बढ़ सकता है? जब वेव नेचर हो। पार्टिकल नेचर से आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दिस इज अबाउट द इंटरफेरेंस। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं, इंटरफेरेंस मैंने बता दिया क्या है। तो यहां से मैं लिख रहा हूं नोट में ही, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड only if कौन सी नेचर? if wave nature of radiation is considered, अगर वेव नेचर कंसीडर की जाए तो ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ गए? तो ये था भाई वेव नेचर। तो तुम में से तो वेव नेचर पहली बार यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन हुई थी। हालांकि इसकी क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन सबसे पहले किसने दी थी? अब हम लोग वही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या किया गया? तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या दी गई थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी गई थी। तो दिस थ्योरी वाज, अब मैं शुरू कर रहा हूं, अब अपने मेन मुद्दे पे आ रहा हूं भाई। जो मेन मुद्दा है वो ये है। तो यहां से आपको जानना है, पर क्योंकि टर्म्स सारी आनी चाहिए थी। एक बात और लिख लें कि रेडिएशंस considered in this discussion will be light radiations। जो रेडिएशंस हम लोग कंसीडर करेंगे वो लाइट होगी, याद रखना। ठीक है, ये छोटी सी बात है, आप लोगों को नोट में लिख लेना चाहिए ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो। तो अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आप लोगों को वेव नेचर पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म अभी बताऊंगा, रेडिएशंस पता है क्या है मतलब। अब यहां से आपके सिलेबस का पार्ट शुरू हो रहा है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वेव थ्योरी या फिर वेव नेचर ऑफ। तो नाम से ही पता चल गया होगा कि जो इस थ्योरी में क्या चीज एक्सप्लेन की जाएगी? वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस। इससे पहले जो न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी थी उसने बताया कि रेडिएशंस किससे बने हैं भाई? पार्टिकल से। लेकिन पार्टिकल से रिफ्लेक्शन तो ओके है, पर ना डिफ्रैक्शन बता पा रहे थे और ना ही इंटरफेरेंस। तो इसीलिए क्या किया? दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड, वाज proposed by James Clerk Maxwell in 1870। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी। This was proposed by J.C. Maxwell in 1870। This was proposed by J.C. James Clerk Maxwell in 1870 to explain, क्या एक्सप्लेन करने के लिए? टू एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस। वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस, लाइट ही लिख देता हूं। ठीक है, तो अब ये थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट है रेडिएशंस या एनर्जी, it is better to write energy emitted
एनर्जी इज एमिटेड कंटिन्यूअसली, इसको कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली बाय एनी सोर्स, बाय एनी सोर्स in form of radiations, in form of radiations, radiations, समझ गए? जो एनर्जी है वो एमिट होती है कंटिन्यूअसली। जैसे मान लो मेरे पास ये बल्ब है, ये बल्ब जो है ये एनर्जी लगातार दे रहा है, यूं नहीं है कि बीच में डॉट लगा दिया, लगातार आएगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद दूसरा पॉइंट लिख दूं, फिर आपको समझ में आएगा। In form of radiations, hence known as is, hence this energy is known as, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? is known as radiant energy, radiant energy, इसको रेडिएंट एनर्जी बोला जाता है या रेडिएशंस कह सकते हो। मैंने ऊपर लिख दिया इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और रेडिएशंस को ही क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी। अभी पहले भी बताया था। अब दूसरी बात पे आते हैं भाई। दूसरी क्या है? दी रेडिएशंस, रेडिएशंस एमिटेड बाय, ये जो थ्योरी बता रही है, रेडिएशंस एमिटेड बाय एनी सोर्स are consisting of, this is the time to find what are the electromagnetic waves. electromagnetic waves क्या है? अब ये वो बता रहा है, क्या बता रहा है मैक्सवेल? कि कोई भी सोर्स लगातार रेडिएशंस दे रहा है, लगातार एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो the radiations emitted by any source are consisting of, किससे बने हुए हैं? Radiations emitted by any source are consisting of electric and magnetic field, electric and magnetic field such that इस तरीके से बने हुए हैं। जो रेडिएशंस कोई भी सोर्स एमिट करता है वो रेडिएशंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बने हैं। और वो कैसे हैं? फील्ड सच दैट electric and magnetic field are perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, and also to the direction of propagation, प्रोपगेशन। मैं बताऊंगा आप लोगों को ये सारी बातें ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी चीज मैं मिटाऊंगा नहीं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो क्या बताया भाई? उसने बोला कि ये एक सोर्स है, ये लगातार क्या रिलीज कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है एनर्जी को। एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? रेडिएशंस की फॉर्म में, जिसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। और ये जो रेडिएशंस हैं ये किससे बने हुए हैं? दो फील्ड हैं। यहां पर आपको याद रखने की बात है कि यंग ने भी बता दिया था वो वेव से बना है, कोई भी रेडिएशन में वेव कैरेक्टर है। फिर इसने क्या बताया? इसने क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन दी। क्या किया? मैक्सवेल ने चार्ज को चलाया, चार्ज एक्सेलरेट हुआ। एक्सेलरेट तो समझते हो ना, गाड़ी में होता है एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट करने से एकदम से आगे भागती है गाड़ी। तो ऐसे ही जब एक्सेलरेट किया तो एक्सेलरेट करने से क्या हुआ? चार्ज्ड बॉडी के अराउंड दो फील्ड जनरेट होते हैं। एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ले लिया, ये वेव ले ली हमने। और ये कौन सा फील्ड है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो दूसरा फील्ड क्या है? ये इकट्ठे होते हैं, मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर एक वेव यूं चल रही है, यूं चल रही है इस डायरेक्शन में, तो दूसरी वेव इसके परपेंडिकुलर ऐसे चलेगी 90 डिग्री के एंगल पे, ऐसे। ठीक है, तो यूं चली तो कैसे चलेगी? बाहर अंदर, ये ऊपर नीचे चल रही थी, ये बाहर और अंदर। ठीक है, मैं यहां से थोड़ा सा अपना आइडिया हो जाएगा मुझे।
ये है भाई, ठीक है। ये बार अंदर की तरफ चल रही है, इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे फ्लैट है ये, ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री पे। अब दोनों को कंबाइन करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दोनों को कंबाइन करो, तो कंबाइन करते हैं भाई, दोनों एक साथ चलेंगे ऐसे, और अब क्या करेंगे, यहां से ऐसे चलिए भाई, ठीक है। अब यहां से, क्योंकि ये वेव ऊपर है तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहां पे ये वेव ऊपर है तो इसको मिटा देते हैं, तो ये है भाई हमारे पास वेव्स। समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक तो चली वेव यूं और फिर चली एक परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब इस डायरेक्शन में वो क्या हो रही है, मूव कर रही है, वेव्स इधर से चल रही है। ये सोर्स था, दिस इज द सोर्स। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने लिख तो दिया पहले ही, बट आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये कुछ ऐसे चल रही है, ये वाली वेव लो, ये नीचे की तरफ थी, देखें ये मेरा लेफ्ट हैंड जो है ये ऊपर नीचे चलेगा, और ये जो है राइट हैंड है ये तुम्हारी साइड आएगा, ये नीचे गया, और उसी टाइम पे ये चला गया नीचे, और ये किधर गया, ठीक है, ये बाहर की तरफ, दोनों परपेंडिकुलर, ऐसे समझ लें, ये गया नीचे, ये गया इधर, दोनों साथ चले, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आने दो, अब धीरे धीरे वापस ये ऊपर पहुंच रहा है, तो ये तो चला गया ऊपर, और ये किधर चला गया, लेफ्ट साइड में। अब फिर से आया और ये चला गया इधर, ठीक है। तो ये चल रही है ऐसे, और ये चल रही है ऊपर नीचे, समझ रहे हो, तो एक साथ चलेंगी। और ऐसे ही फील्ड को, अब देखो ये दोनों की दोनों, मैं चल रहा हूं इधर, और मेरी वेव एक चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे, और एक चल रही है आगे पीछे। जब चार्ज्ड बॉडी एक्सेलरेट करती है तो उसके पास क्या होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे कि ये तुम्हारी तरफ उंगली है, ठीक है, ये तो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा, और ये ऊपर नीचे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, ये जरूरी नहीं है मैग्नेटिक भी हो जाए, ठीक है, ये इधर चलेगा। तो देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ऊपर नीचे और सामने वाले से जब हम लोग चलेंगे तो उसके भी परपेंडिकुलर आएगा। ऐसे फील्ड को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और ऐसी वेव्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैं डेफिनेशन अगले पॉइंट में बताऊंगा, क्लियर है। तो क्या हुआ, रेडिएशंस एमिटेड बाय एनी सोर्स किससे कंसिस्ट हुई हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बनी है। कैसे बनी है, सच दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे है, टू ईच अदर एंड आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के डायरेक्शन से भी वो परपेंडिकुलर। क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट इज these waves, these radiations move in form of waves। वो waves की फॉर्म में चलती हैं, moves in form of waves and with a velocity and travels with velocity of light, with velocity of light। ये लाइट की वेलोसिटी से चलती हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेव्स की फॉर्म में चली हैं। अब पता चला है ये वेव्स की फॉर्म में चली या रेडिएशंस की फॉर्म में चली, और ये किस स्पीड से चलेंगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, लाइट की वेलोसिटी से।
तो अब मैं इसकी डेफिनेशन दे सकता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो द वेव्स consisting of electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other, जो oscillate कर रही हैं ऊपर नीचे एक कैसे oscillate कर रही हैं, oscillating perpendicular to each other and direction of propagation are known as अब बोलेंगे इनको known as electromagnetic waves। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वेव ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब समझ में आया? क्योंकि मुझे ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बता दूं, जब चार्ज्ड बॉडी होती है, चार्ज्ड बॉडी जब चलती है तो उसके अराउंड, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घरों तक आती है या ट्रांसफार्मर तक आती है, कहां से? थर्मल पावर से ट्रांसफार्मर तक आई, तो क्या हुआ, वहां पे जो वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी चली, मतलब इलेक्ट्रॉन चले, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड, और वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। समझ में आई बात? सो दैट इज, तो ऐसा फील्ड, और जब अगर वो वेव्स की फॉर्म में चल रहा हो तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ऐसे फील्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब मुझे जो बताना था वो सारी बातें मैं बता चुका हूं, सिर्फ एक बात रह गई कि फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves do not require any medium for their propagation उनको भाई ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे लाइट आती है हमारे पास सन से यहां तक, तो कोई मीडियम लगा क्या? अब जैसे कि मेरी रेडिएशंस जा रही हैं कैमरा तक, तो वो कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, वो आ रही हैं आराम से। समझ में आ गई बात? तो ये सारी बातें थी। अब मैं एक एक करके दोबारा से बताता हूं। ये है मेरे पास एक सोर्स, समझें, सोर्स, बल्ब ले लिया, सन भी ले सकते हैं हम लोग। तो इससे जो रेडिएशंस निकल रही हैं, जो एनर्जी निकलती है, वो कैसे निकलती है? वो कंटिन्यूअसली निकल रही है, लगातार ऐसे है, कोई बीच में डिसकंटिन्यूटी नहीं है, लगातार आ रही है, ये थ्योरी कहती है। और ये जो रेडिएशंस हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है। ये जैसे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे ये भी चल रहा है, तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिर्फ ऐसे ही बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है। ठीक है, इसलिए, और इनका वेव नेचर है, इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं। बस यही 4 पॉइंट्स तो बताए। आई समझ में? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। एक टर्म आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मुझे आगे जरूरत पड़ेगी इसको, आप लोगों को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और मुझे आगे इसकी लिमिटेशंस बताने में भी इसको यूज करना पड़ेगा। तो भाई वेव नेचर है, तो रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो गया। रिफ्लेक्शन तो पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो गया था, पर इससे आपको डिफ्रैक्शन हो गया और इंटरफेरेंस हो गया। एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि वेव नेचर है, इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। अब आती है, एक टर्म बता दूं फिर लिमिटेशंस बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में तो हो ही गया। स्पेक्ट्रम क्या है, इसको बताने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सोर्स ऑफ रेडिएशंस
जो रेडिएशंस का जो सोर्स है, एमिट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्या एमिट करता है? डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट करता है। एमिट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट करता है। ऐसे जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक सोर्स है, ठीक है, इससे एक रेडिएशन तो ये आ गई, वेवलेंथ पता होगी आप लोगों को, ये है मेरे पास एक वेव हमने बना ली है, और इसके बीच का दो एडजेसेंट क्रेस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। समझ गए? लैम्बडा से दिखाते हैं, लैम्बडा इज द नोटेशन फॉर वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ होगी जो कि किस फॉर्म में, तो एक लैम्बडा 1 वेवलेंथ से एमिट कर दिया, एक लैम्बडा 2 और एक लैम्बडा 3 और लैम्बडा 4, ऐसे रेडिएशंस एमिट करते हैं भाई। ठीक है, आगे मैं इसको इंटेंसिटी से रिलेट करके आपको बताऊंगा, अभी के लिए समझ लो अलग अलग वेवलेंथ है। ठीक है, अब क्या करें, अगर इन जितनी भी ये वेवलेंथ निकाली, जितनी भी रेडिएशंस निकाली, अगर इन सारी रेडिएशंस को अरेंज करें हम लोग, कैसे अरेंज करें? आइदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर यहां पे याद रखें आप लोगों को फ्रीक्वेंसी भी याद होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने डिनोट किया था न्यू से। आपको पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा अगर बहुत अच्छा कंसेप्ट को क्लियर करना है, पर फिर भी मैं बता रहा हूं, न्यू से दिखाते हैं। तो ये नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हैं, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। अब जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम होगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतनी ही फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा स्पीड से बस को चलाओ तो वो कई बार आ जा सकती है, अगर बहुत बड़ी बस है तो उसको मुड़ने में ही टाइम लग जाता है, तो इसलिए उसकी वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी न्यू, और इसका रिलेशन मुझे बताना था, दैट इज सी बाय लैम्बडा। इसका मतलब न्यू इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है, और वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। तो अगर हम सारे रेडिएशंस को या तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज कर दें या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दें, तो इस अरेंजमेंट को ही क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? तो मेरे हिसाब से ये बातें याद रहेंगी आप लोगों को। स्पेक्ट्रम क्या है? The arrangement of radiations on basis of their decreasing wavelength, decreasing frequencies or increasing wavelengths is known as spectrum। बहुत सारे अगर ऐसी अरेंजमेंट हैं तो उसका प्लूरल होगा स्पेक्ट्रा, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सन से आ रही हैं, जो लाइट आ रही है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ हैं। अब अगर उनको अरेंज कर दें तो वो जो आ रही है, जो सोर्स एमिट कर रहा है, वो तो कह रहा है कोई भी ले लो आप लोग, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस on basis of their decreasing frequencies or increasing wavelength is known as electromagnetic spectrum। अगर हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही अरेंज करें ऑन बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो उसको बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो लाइट है, लाइट इज consisting of following electromagnetic waves। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हैं इसके अंदर?
पहले हैं कॉस्मिक रेज। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में रे और वेव बताया और कहां से उसकी स्टडी शुरू हुई। तो देखो यहां रेज लिख दिया, अब तुम्हारे दिमाग में तो ये आ ही जाएगा कि सर ये तो रे होगी। एक्चुअली में हाईली एनर्जेटिक है और ज्यादातर हाईली एनर्जेटिक जो चीजें हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। पर ये कोई जरूरी नहीं, मैं आपको बता दूं ये ज्यादातर रेज क्यों टर्म यूज की गई थी, क्योंकि पहले मैक्सिमम स्टडीज क्या होती थी, न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी पे बेस्ड थी और उनके अकॉर्डिंग सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेज थी ना कि वेव्स थी, इसीलिए। पर ज्यादातर क्योंकि ये बहुत हाईली एनर्जेटिक है, बहुत हाई एनर्जी है, तो ये कॉस्मिक रेज है। फिर गामा रेज है, ऐसे लिख दूं गामा रेज। फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। फिर है विजिबल रेज, फिर है इंफ्रारेड रेज, पूरा ही लिखूं इंफ्रारेड रेज, ठीक है। फिर लिखते हैं ओके, नेक्स्ट वन इज द माइक्रोवेव्स, और फिर है, अब यहां वेव्स आ गई, और फिर है रेडियो वेव्स, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत कम है, रेडियो वेव्स। क्लियर? अब देखते हैं, अब इनको अरेंज करते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अब कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है, एक दवाई का नाम बता रहा हूं जिसका नाम है गैक्सुलविन। क्या नाम है? गैक्सुलविन। ये इतनी सिंपल दवाई है कि एक एमआर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको दवाइयों का तो पता होता है पर उस दवाई का यूज कहां कहां हो सकता है ये ज्यादा नहीं पता है, ठीक है। तो ये है गैक्सुलविन, इट कैन इवन बी रिकमेंडेड बाय एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बता सकता है। तो बताओ दवाई का नाम गैक्सुलविन, 2-3 बार रिपीट कर लो, गैक्सुलविन। अब कैसे करेंगे, तो गा से गामा रेज, फिर एक्स से एक्स रेज, फिर यूएल से यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर वी से विजिबल रीजन या विजिबल रेज। ओके, आई शुड राइट इट ओवर हियर ताकि बार बार ना लिखनी पड़े। ओके, यहां लिख देता हूं मैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, फिर आगे इंफ्रारेड रेज, आईआर, फिर आगे माइक्रोवेव्स, और फिर आगे रेडियो वेव्स, आर से रेडियो वेव्स। तो एम आर माइक्रो और रेडियो वेव्स, आई एन इज इंफ्रारेड, V is visible, UL अल्ट्रावायलेट, X is X रेज और गा इज गामा रेज। और इन सबसे ज्यादा है कौन सी? कॉस्मिक रेज, सबसे ज्यादा कॉस्मिक रेज। ये एक्चुअल में कॉस्मिक रेज आउटर एटमॉस्फेयर में रहती हैं, आउटर स्पेस में है, और ये हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल से बनी होती हैं, इसलिए इनकी स्टडी हमारे काम की है नहीं। तो कॉस्मिक रेज हम लोग ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं, हम गामा, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, यही है सारी की सारी। अब कैसे? गैक्सुलविन एमआर, गैक्सुलविन कैन इवन बी प्रपोज्ड बाय एमआर। तो बस हो गया। अब यहां से हम लोग जानेंगे क्या कि ट्रेंड क्या है। तो यहां से देखें, जो ये सबसे ज्यादा है मैंने बताया, तो ये ट्रेंड जो है दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है, राइट टू लेफ्ट बढ़ रही है, और इधर वेवलेंथ बढ़ रही है जी, इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ का उल्टा है, अगर फ्रीक्वेंसी जिधर बढ़ेगी उधर वेवलेंथ घटेगी, जिधर वेवलेंथ बढ़ेगी उधर फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो चेक कर सकते हो, तो वेवलेंथ इधर बढ़ रही है। तो ये जो विजिबल रीजन है, जो वेवलेंथ आएगी
वो वेवलेंथ विजिबल रीजन में आ रही है तो हमें कुछ दिखेगा, अगर विजिबल रीजन में नहीं आ रही है तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो विजिबल रीजन के अंदर कौन कौन से हैं, अब यही सेम ट्रेंड आपको याद रखना है। विजिबल रीजन की रेंज है, यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग याद चाहो तो कर ले, ना तो कोई ऐसी बात भी नहीं। विजिबल रीजन जो है उसकी वेवलेंथ है 3800 एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर नोट इज एंगस्ट्रॉम, टू 7600 एंगस्ट्रॉम, 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम। दिस इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की नोटेशन है ए के ऊपर डिग्री, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर्स। तो ये सबको पता ही है, एंगस्ट्रॉम है 3800 से 7600। अब यहां से आप लोग इधर जाओगे तो ये है 3800, यहां पे मिलेगा आपको, और इधर मिलेगा 7600। अब ये कहां कहां पे तुम सबको पता है, जब विजिबल रीजन को, विजिबल रेज को, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किससे ट्रांसफर करेंगे, किससे ट्रांसफर करेंगे, प्रिज्म से। तो स्प्लिटिंग ऑफ रेज इनटू डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ में जब कोई रे टूट जाए, जब उसको प्रिज्म से पास करो तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्जन। तो जब आपके सामने व्हाइट लाइट आएगी, व्हाइट लाइट आती है सन से, और उसको किस में से पास कर दोगे, प्रिज्म से पास कर दोगे, तो वो 7 कलर में टूट जाती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। और वो कौन कौन से हैं, अब मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज VIBGYOR, विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप लोग देख सकते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू ऑलमोस्ट एक जैसा सा, ये ब्लू रीजन बोलते हैं इसको, और इसको रेड रीजन बोलते हैं। ठीक है, और बीच का है ये ग्रीन रीजन। ठीक है, आप लोग देखें कि सन जो है दोपहर के टाइम आपको येलो कलर का दिखता है, ठीक है, नजदीक होता है हमारे। जैसे ही वो दूर चला गया तो उसकी वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ने से जो कलर है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है आपके पास, मतलब वो कलर जो है वो आपको रेड कलर का दिखेगा अगर उसकी वेवलेंथ बढ़ गई। जैसे अगर ये हमारे पास येलो है तो रेड की वेवलेंथ क्या होगी, तो वेवलेंथ बढ़ के आ गई, तो ये वेवलेंथ रेड की है और ये आपके पास येलो की वेवलेंथ है। तो अगर वेवलेंथ बढ़ गई तो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, घटने से भी कलर चेंज हो जाएगा। तो ये है आपके पास विबज्योर, वायलेट है 3800 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे आएगा, और ये 7600 एंगस्ट्रॉम है। ये चाहो तो याद कर लो, ना तो कोई जरूरत नहीं हर चीज आपको मेंशन होगी, हर चीज बताई जाएगी, पर ये ट्रेंड आपको जरूर याद रखना है। तो इसमें सबसे ज्यादा, अब देखो ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज कर दिया गया है किसके बेसिस पे, उनकी डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इस तरफ फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, या फिर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की। ठीक है, जो हमारे घरों में जो सैटेलाइट्स के थ्रू जो सिग्नल्स आते हैं वो रेडियो वेव्स आते हैं, जैसे टीवी वगैरह जो चलाते हैं। विजिबल रीजन में हम देख सकते हैं। अगर यूवी रीजन में कोई आ जाए, आप लोगों ने मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी, पुरानी मूवी थी जिसमें वो एक पर्टिकुलर चश्मा लगा के ही देख सकते थे। ठीक है, वो विजिबल लाइट में नहीं दिखेगा, वो किस में दिखेगा, वो उस रेंज आ जाएंगे तो ही विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि जैसे जैसे वेवलेंथ बदलेगी वैसे वैसे कलर भी बदलेगा। ये भी मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए तो आपको इतना ही जानना था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलें अब आगे। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ, भाई अगर उसकी वेव नेचर थी तो क्या वेव नेचर के बेस पे सारी बातें एक्सप्लेन हो रही थी, तो नहीं। तो लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है, although electromagnetic wave theory is able to explain क्या explain कर सकता है, explain the properties like
properties like dispersion, diffraction को explain करता है, and interference, but unable to explain, अब लिख रहा हूं, सबसे पहले है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके स्टार्टिंग में ही, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और एक आएगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आपको याद रहे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और दूसरा है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करती और ना ही क्या एक्सप्लेन करती, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन नहीं करती है। स्पेक्ट्रम का प्लूरल है स्पेक्ट्रा। तो ये है आपकी जो लिमिटेशंस आपको पढ़नी है। इसमें आपको 2 ही पढ़ाऊंगा, तीसरी थोड़ी देर के बाद आएगी जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये दोनों के दोनों अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो क्या लिमिटेशंस हैं, ये असल में क्यों हुई होंगी, क्योंकि उसने मान लिया कि जो रेडिएशंस है वो वेव करैक्टर ही है। अगर वेव करैक्टर है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कैसे एक्सप्लेन होंगे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं करेगा अभी बताऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये अलग से पढ़ेंगे, ये दोनों हम लोग साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जो इस वीडियो में मैंने बताया वो मैं कंक्लूड कर देता हूं, ताकि बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये लिमिटेशंस में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इकट्ठा फिर कंपाइल कर देंगे वीडियोस को। तो क्या पढ़ाया भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये आज का टॉपिक था। इस थ्योरी ने क्या बताया, अब तो आपको सब कुछ पता है। इसने क्या एक्सप्लेन किया था, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय जेसी मैक्सवेल ने 1870 में इसको प्रपोज किया था। अब ये थ्योरी क्यों दी गई थी, टू एक्सप्लेन दी वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस को एक्सप्लेन करती थी। और वो क्या क्या थी कि जो एनर्जी एमिटेड बाय एनी सोर्स कंटिन्यूअसली, लगातार आएगी। ठीक है, ये देखेंगे ये गलत है। दूसरा क्या बताया था, जो ये कंटिन्यूअसली एमिट है ये किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बना हुआ है, और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और एंड टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं। बस यही इतनी चीजें बताई आज आप लोगों अगर देखोगे तो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी परपेंडिकुलर है। और फिर आती है बात क्या कि भाई ये किस फॉर्म में एमिट हुए हैं, वेव्स की फॉर्म में एमिट हुए हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशंस भी बोलते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है फॉर देयर प्रोपगेशन। ये बातें बताई। फिर बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप लोगों को कुछ खास बात याद ही नहीं रखनी, गैक्सुलविन नाम की टैबलेट याद रखनी है। गैक्सुलविन जो MRV दे सकता है, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर बता रहा हूँ लिमिटेशंस, अगले वीडियो में आपको लिमिटेशंस में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और मेनली है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही दोनों आपको मैं पढ़ाऊंगा। हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आपको हम लोग सेपरेटली पढ़ाएंगे। ठीक, आगे आ जाएगा तो वो जब बता देंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। कल के जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस वीडियो में मैं आपको लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।